नमस्कार दोस्तों। हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में अगले क्लास में हमारा जो पहला चैप्टर बेटी शीर्षक अंतर्गत जो कविता दी गई है उसी कविता की समझ यानी कि उसी कविता का भावार्थ हमने अगले क्लास में दोस्तों समझ लिया है। जो एक सुंदर आशाएं कल्पनाएं एक बेटी की प्रस्तुत कविता में दी गई है और बेटी पढ़ लिख कर एक समाज में चंद्र की तरह चमकना चाहती है। वह अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, अपना परिश्रम से वह समाज को नई राह दिखाना चाहती है। वह समाज को आश्रय देना चाहती है। वह समाज का सहारा बनना चाहती है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वह अपने पैर पर रहकर आगे बढ़ना चाहती है। इन सभी सारी की सारी बातों को हमने प्रस्तुत जो कविता है वह सरलता के साथ दोस्तों आप लोगों ने समझ ली है। तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों में ये जो कविता है इसमें जो अभ्यास है, अभ्यास में कुछ प्रश्नों दिए गए हैं। तो आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों ये अभ्यास के कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका मौलिक उत्तर आप भी अपने तरीके से, अपने विचार से दे सकते हैं। इसलिए आज के ये वीडियो लेक्चर में जो अभ्यास के कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है, वह आपको होमवर्क के बुक में आपको लिखना है। तो मैं पहले आपको ये सवाल जो है वो कुछ आपको समझा देता हूँ। बाद में यहाँ पर होमवर्क के स्वरूप में बोर्ड में भी ये वीडियो लेक्चर पूर्ण करते वक्त अंत में मैं यहाँ पर होमवर्क के कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको लिख दूंगा जो आपको होमवर्क के स्वरूप में यानी कि होमवर्क में आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभ्यास के कुछ जो प्रश्न है जो दिए गए उसमें पहला प्रश्न है इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों की यहाँ पर प्रत्यक्ष तरीके से आप यहाँ पर हाजिर नहीं है, इसलिए उसे समूह में गान करना हमारे लिए असंभव है। पर दोस्तों आप अपने मोबाइल में ये जो गूगल पर जो सर्च करके बेटी कविता का काव्य गान जो आप सुनना चाहते हैं, उसका राग आप सीखना चाहते हैं, तो आप मोबाइल में गीत आप सर्च करके कक्षा 7 हिंदी विषय सेम 2 यानी कि काव्य का नाम लिखकर आप इस कविता का काव्य गान आप सुनकर उसका राग सीख सकते हैं। तो और इसी प्रकार का दूसरा सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। लेकिन यहाँ पर अभ्यास ना बीजा प्रश्न नहीं थे, 5 प्रश्नों આપવામાં આવેલા છે જેના ઉત્તરો આપણે મૌખિક રીતે એટલે કે મૌલિક રીતે આપણે આપવાના છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों आपको ये सवाल है कि जिस प्रकार आपने पढ़ा है कि बेटी आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करेगी या तो क्या करती है, जो आपने समझूती यानी कि भावार्थ में आप लोगों ने सीख लिया है, तो आपको भी आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जवाब इस प्रकार देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले तो बहुत
पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी कि इसलिए हम कहेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, साथ हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। तो आप पढ़ लिख कर अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार कोई भी हमारी योग्यता से अनुसार हम काम करेंगे, और साथ ही हमारा काम भले छोटा हो पर हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि हम किसी भी प्रकार का काम करें, चाहे हम किसान बनकर खेती करें, शिक्षक बनकर यानी कि किसी भी क्षेत्र में जाकर हम नौकरी करें, कोई अधिकारी बने, कोई क्षेत्र में हम बिजनेस करें, धंधा करें, रोजगार करें, किसी भी क्षेत्र में हम काम करें, काम हमारा बड़ा हो या छोटा किसी भी प्रकार का हो, फिर भी हम उसमें कोशिश करके हम सफल बनेंगे। ये प्रकार आपको अपने तरीके से उसका जवाब देना है। दूसरा सवाल है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? वो तो आप लोगों ने काव्य में ये सुना है, इसलिए हम कह सकते हैं बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, और साथ साथ वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, सारी दुनिया को वह देखेगी, समझेगी, और साथ साथ इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी। वह आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात, किसी भी विचार यानी कि किसी से वह किसी के क्षेत्र में वह कम नहीं है। वह मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, अपने पैर पर चलेगी, अपने आप को वह श्रेष्ठ प्रतिष्ठापित करेगी। ये तो हमने पढ़ लिया है। फिर तीसरा सवाल है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? जो बेटी जिस प्रकार सहारा बनने के लिए मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, पर आप बेटी की तरह दूसरों का यानी कि किसी का सहारा, किसी का आधार बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि बेटी की तरह हम किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। कारण मित्रों, આપણે બીજાને કંઈક મદદ કરવી છે તો પહેલા તો આપણી જાત કે આપણે પોતે એને લાયક બનવું પડે। એટલા માટે આપણે કહીએ हम स्वयं को दूसरों को सहारा देने लायक स्वयं को हम बनाएंगे। हम खुद सहारा देने योग्य होंगे तब दूसरों को हम सहारा दे पाएंगे। इसलिए हम खुद अपने आप को सहारा, दूसरों को सहारा देने योग्य हम बनाएंगे। फिर मैं इसलिए क्योंकि मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और धन कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। धन से ही मैं दूसरों की मदद करूंगा, दूसरों की सेवा करूंगा, और मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के लिए मैं उसे मदद करूंगा। और लाचार और गरीब जो मरीज है, जो दर्दी है, उनको हम इलाज का हम प्रबंध करवाएंगे। साथ ही हम बेरोजगारों को कोई ना कोई प्रकार की हम उसे काम दिलवाएंगे, उसे रोजगारी दिलवाएंगे। इस तरह दूसरों का सहारा देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, आप अपने विचार से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से उस प्रश्न का उत्तर आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं। चौथा सवाल है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों मित्रों, તમે મોટા થઈને શું બનવા માંગો છો અને શું બનવા માંગો છો, તો શું કામ બનવા માંગો છો? એ પણ दोस्तों एक मौलिक प्रश्न है कि भाई अगर हम बता सकते हैं कि भाई मैं बड़ा होकर अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं बड़ा होकर एक शिक्षा का स्कूल खुलवाना चाहता हूँ, जो भी आप बनना चाहते उसी प्रकार आप अपने विचार से इस प्रश्न में आप व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक इसके बारे में कहूँ तो मैं बड़ा होकर अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहता हूँ? तो कि भाई मैं देखता हूँ कि आज तरह तरह की दुर्घटनाएं घटित होती है, और इसके कारण देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, जो घायल हुए हैं। उसकी घायल के कारण आज हमारे देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो जो लाचार अपंग बेचारे हैं, वह अपना काम
अपना इलाज जो ठीक से नहीं करवा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरता हूँ और रास्ते पर सड़क पर देखता हूँ। तो इन लोगों के कारण समाज में इन्हीं अपंगों को कोई ना कोई प्रकार का कोई लोगों समाज सम्मान नहीं देता। इसलिए मैं इन बेचारे का आंसुओं को, इन बेचारे के दर्द को, पीड़ाओं के जो कारण वो परेशान हो रहे हैं, मैं बड़ा होकर अपंग का डॉक्टर बनकर ऐसे लाचार लोगों को अपंगता से उसे मदद करके, उनकी सेवा करके उसे मिटाना चाहूँगा और मैं इसी प्रकार का एक डॉक्टर बनकर उनको मदद करना चाहता हूँ। इस प्रकार दोस्तों आप लिख सकते हैं। इसके आप दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं। अब जो बनना चाहते हैं उसी क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। तो आपको पहले ये जानना, ये तय करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि आप क्या बनना पड़ता है। वो भी आप मौलिक तरीके से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है, आप जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, એટલે કે તમે તમારા જીવનની અંદર શું કરવાનું ઈચ્છો છો, क्या क्या करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं समाज की और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। साथ ही जाति पाति के भेद मिटाकर मैं सभी लोगों को एक समानता के पाठ सिखाऊंगा। राष्ट्र में एकता बढ़ाऊंगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो दंगे फसाद होते हैं, सभी लोगों के बीच जो भाईचारे की भावना कैसे बढ़े, इसी प्रकार का मैं प्रयत्न करूंगा। मैं जो देश में बढ़ रही बेईमानी, भ्रष्टाचार है, उन्हें मैं मिटाने का प्रयास कराऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करने में मैं अपना योगदान दूंगा। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। इसी प्रकार का दोस्तों आपका भी कुछ बड़े विचार होने चाहिए जो आप अपने मौलिक तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये होमवर्क के अंदर मित्रों अपने अभ्यास के अंदर खास अहींया लखीए छीए कि भाई होमवर्क अभ्यास प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न नंबर, यानी कि दूसरे प्रश्न बेटी पट लिखकर क्या करेगी, इसे छोड़कर प्रश्न नंबर 1, 3, 4, 5, प्रश्न नंबर 1, 3, 4, 5 उत्तर होमवर्क से खाद्यान्ना जो जेने આપણે અહીંયા સમજ મેળવી કે અભ્યાસ ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 કે પ્રશ્ન નંબર પહેલો પ્રશ્ન મિત્રો આપણે જોયો કે ભાઈ કાવ્ય ગાન કરવાનું તો સામૂહિક એની પર વાત કરી। પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર પહેલો, ત્રીજો, ચોથો ને 5 એટલે કે અભ્યાસના બીજા પ્રશ્નના જે 5 પ્રશ્નો આપેલા છે એમાંથી બીજા પ્રશ્નને બાદ કરી અને चारे 4 प्रश्नों उत्तर से તમારે होमवर्क ની અંદર રફબુક ની અંદર લખવાના છે। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્न नंबर 3 આપેલો છે, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पद्यों में लिखिए। तो ये મિત્રો આપણને 5 શબ્દો આપેલા છે, વિશાળ, ગર્વ, અંબરશાલ અને કષ્ટ। તો સૌથી પહેલા આપણે એના અર્થ લખીએ, ત્યાર પછી જે અહીંયા એ શબ્દકોશ के क्रम में पद्य એટલે કે એક પાંદડાની અંદર જે આપણને છોડ જે આપેલો છે, છોડના પાંદડાની અંદર તમારે शब्दकोश प्रमाणे नंबर आपेला है 1, 2, 3, 4 અને 5। तो આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં મિત્રો આપણે અગાઉ શીખી ગયા છે એ પ્રમાણે લખવાનું કે ભાઈ તો પહેલા એ પ્રશ્ન 3 માં શબ્દો પહેલો કયો છે, વિશાળ। બીજો શબ્દ છે પાછળ 5 શબ્દો ગર્વ, અંબરશાલ, ગર્વ।
કોષ્ટક। तो पहला तो मित्रों ये 5 प्रश्नोना આપણે જે શબ્દો આપેલા શબ્દોના અર્થ લખીને અર્થને જે આપેલા અર્થ સાથે આપણે પેલા પત્તીઓની અંદર પાંદડાની લખો। તો વિશાળ એટલે મિત્રો ઉદાહરણ, ત્યાર પછી ગર્વ, તો ગર્વ તો આપણે શું કહીશું અહંકાર, ત્યાર પછી અંબરનો અર્થ આપણે કીધો આકાશ, પછીનો શબ્દ છે શાન, તો શાન શબ્દનો અર્થ આપણે રાખશું પ્રતિષ્ઠા, અને કષ્ટ એટલે મુસીબત। તો હવે અહીંયા આપણે 5 શબ્દો મળ્યા, તો 5 ને આપણે શબ્દકોશના ક્રમની અંદર પકડી મિત્રો તમે પણ તમારા પુસ્તકની અંદર પેન્સિલથી એ શબ્દોને લખી શકો છો। શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે આપણે પહેલો શબ્દ કયો આવશે? પહેલી પંક્તિની અંદર અહંકાર આપણે શબ્દ રાખીશું, પછી બીજાની અંદર આપણે આકાશ રાખી શકીએ, ત્રીજામાં આપણે રાખી શકીએ ઉદાહરણ રાખી શકીએ, ત્યાર પછી એનો ચોથો શબ્દ છે આપણે પ્રતિષ્ઠા, અને પાંચમો શબ્દ મુસીબત। આ રીતે મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એ શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે આપણે જોઈએ કે પહેલા સ્વર ને પછી વ્યંજન લેતા, તો સ્વર પહેલા લઈએ તો પહેલા અ આવે, તો અહંકાર, પછી આકાશ મિત્રો એટલે કે અહીંયા, ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ઉદાહરણ અ આ ઈ ઉ એટલે કે ઉ, ત્યાર પછીના શબ્દો આપણને કક્કો બોલીએ આપણે વ્યંજન બોલીએ તો પ શબ્દ પહેલા આવે એટલે પ્રતિષ્ઠા, ત્યાર પછી પ ફ પ ભ અને પછી મ આવશે એટલા માટે મુસીબત। તો આ પ્રકારે તમે એ પત્તીઓની અંદર પેન્સિલથી શબ્દો છે તો પહેલો રાઉન્ડ આપેલો છે અહંકાર લખશો, બીજામાં આકાશ લખશો, ત્રીજામાં ઉદાહરણ, ચોથામાં પ્રતિષ્ઠા અને પાંચમામાં મુસીબત। આ રીતે મિત્રો તમારી બુકની અંદર ક્રમ પ્રમાણે તમે એને પેન્સિલથી લખી લેજો। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર આપણો ચોથો છે, જેની અંદર આપણને निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मित्रों તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર 5 વાક્યો છે આપવામાં આવેલા છે। પ્રશ્ન નંબર ચોથો એ આડાવળા આપેલા છે એટલે કે એ ક્રમબદ્ધ રીતે ક્યાંય એ ગોઠવાયેલા નથી, પરંતુ આપણે એને વાક્યના યોગ્ય અર્થ એટલે કે સાર્થક રીતે યોગ્ય અર્થ થાય અને આપણે યોગ્ય રીતે ગોઠવણી કરીને લખવાના છે। તો એ 5 વાક્યો આપણે અહીંયા લખીએ છીએ। પ્રશ્ન નંબર 4 ની અંદર कि भाई उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। હવે અર્થપૂર્ણ વાક્ય લખીને પહેલું વાક્ય મિત્રો આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે જો કે ભાઈ શાયદ चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा आडावाड़ा से परंतु वाक्य बनी जो घर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। बीजू वाक्य से अहींया પછી આગળ જો હવે પહેલું વાક્ય આપણે पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती ये क्या आडावाળો શબ્દ છે ફેરફાર છે સેન્સિસ છે અને હવે આને આપણે અર્થસભર વાક્ય બનાવવું तो આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીએ તો આપણે કહી શકીએ કે नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। सही है उत्तर है मित्रों। यहाँ હું તમને ડાયરેક્ટ सीधा उत्तर લખું છું। પ્રશ્નો છે આડાવાળા તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર ક્રમબદ્ધ રીતે એ આડાવાળા છે આપણે એની સામે એ જવાબ સ્વરૂપે उत्तर સ્વરૂપે કઈ રીતે લખી શકાય તો આપણે પહેલું વાક્ય છે અહીંયા લખીએ છીએ उत्तરની અંદર કે ભાઈ नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है।
પછી બીજું વાક્ય છે કે ભાઈ नीम है धातु श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। तो आप लिखिए कि दांतों के लिए नीम की धातु दांतों के लिए नीम की धातु क्या कुछ शब्द से श्रेष्ठ होती है। ત્યાર પછી ત્રીજું वाक्य से दिया जलाकर दिया रख में आंगन, यानी कि दिया जलाकर आंगन में रख दिया। दिया जलाकर आंगन रख दिया। ત્યાર પછી મિત્રો ચોથું વાક્ય છે અહીંયા कि भाई अधिकता दिखानी हमें में नहीं खाना चाहिए, यानी कि हमें खाने में अधिकता नहीं दिखानी चाहिए। हमें खाने में अधिकता नहीं दिखाने चाहिए। और अंतिम जो पांचवा वाक्य है कि भाई विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी, यानी कि हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। हमारे तो अँ मित्रों अपने पुस्तक में आपेला बधा शब्दों से आगावाळा केटला बधा अस्तव्यस्त है, ये शब्दों ने आपने ये क्रम प्रमाणे लख्या तो एनो आपने अर्थ सभर ये अर्थपूर्ण वाक्य बनी गया। जो ये फरी पाछा पाछे वाक्य मित्रों कि भाई अपने पुस्तक में तो 5 वाक्य आपेला है कि उत्तर स्वरूपे लखेला है नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा वाक्य दांतों के लिए नीम का धातु श्रेष्ठ होती है। दांतों के लिए नीम की के दांत माटे લીમડા नीम એટલે મિત્રો લીમડાનું દાંત શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે। પછી દિયા જલાકર આંગણ में रख दिया। तो दोस्तों અહીંયા દિયા હસ્વ તો દીર્ઘ છે એટલે આપણે દીપ માટેનો શબ્દ છે, જ્યારે દિયા એટલે આપવું શબ્દ જે છે કે માત્ર હસ્વ દીર્ઘનો ફેર છે, ભાષામાં બહુ ખાસ જાણવું જરૂરી છે કે यहाँ पर દિયા દીર્ઘ છે દી એટલે એ દીપક દીવા માટેનો શબ્દ છે। પછી અહીંયા દી છે હસ્વ છે એટલા માટે આપવા માટે દેવા માટે, यानी कि दिया जलाकर आंगन में रख दिया। और फिर चौथा वाक्य है हमें खाने में अधीरता नहीं रखनी चाहिए। और अंतिम वाक्य जो 5वां वाक्य है जिसमें है कि भाई हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए, कि भाई हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये जो अभ्यास के प्रश्न है यहाँ हम पूर्ण करते हैं। और बाद में जो कुछ स्वाध्याय के प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद भाषा संहिता, यानी कि हम दोस्तों ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक अभ्यास के आज जो सारे प्रश्न के हमने यहाँ पर आपके सामने चर्चा की। और अब अगले क्लास में स्वाध्याय और भाषा संहिता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा वीडियो लेक्चर हम
रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर पूर्ण करते हैं। एक बात खास, ये अभ्यास के जो 4 प्रश्न ये आपको होमवर्क में दिया गया, उसे आप अपनी रफ बुक में सोच समझकर, क्योंकि ये प्रश्न के उत्तर ऐसे है, आप अपने तरीके से, अपने खुद के, अपने मौलिक विचार से, आपको जो भी आप इस विषय के बारे में सोचते होंगे, इसी प्रकार आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आपकी मौलिक शक्ति खिलाने के लिए इस प्रकार का इस प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं। ये तो आप ये होमवर्क में आपको लिखना जरूरी है, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो लेक्चर में स्वाध्याय लेकर मिलेंगे।